कहानी की स्टार्टिंग होती है ऐसे जगरती हैं कि काला नाग पूरी तरीके से खत्म होता है। उसके खत्म होते ही आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाता है। फिर जुआन अपने मास्टर के पास आता है, लेकिन मास्टर तो उस पे गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि मास्टर को जुआन की फिक्र हो रही थी। एक्चुअली में जुआन ने उस काले नाग को खत्म करने के लिए जिस पावर का यूज किया था, उस पावर को यूज करने से बड़े बड़े मास्टर भी डरा करते थे, क्योंकि इस शक्ति का यूज करते टाइम अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो सामने वाला इंसान मर सकता है। इसीलिए मास्टर जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से उसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तब वो यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और तभी सामने से एक कार आकर रुकती है। कार से वो फैमिली के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ और वाइफ की सिस्टर तीनों ही बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो आपस में बात करने लगते हैं। पत्नी अपने पति प्रेसिडेंट से कहती है कि तुम्हें इस तरीके से अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। तुम्हें किसी गुरुजी ने कह दिया से पता होगा, देखो वो कितना ज्यादा छोटा है, अच्छा होगा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर उसकी बहन भी उसी का साथ दे रही होती है। इनकी बातें सुनकर जुआन भी उन्हें हॉस्पिटल देने का सलाह देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे फिर से रोकता है और फिर वो अपनी वाइफ और उसकी बहन को समझाता है और कहता है कि तुम सबको मास्टर झांग जुआन के बारे में कुछ पता भी है। मास्टर झांग जुआन खतरनाक बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और साथ ही वो आने वाले फ्यूचर को भी देख सकते हैं, और इसने ये जो ड्रेस पहनी है वो ताईवादी स्टूडेंट का ही है, इसीलिए उसे मास्टर झांग जुआन के बारे में तो पता ही होगा। इनकी बातें जुआन भी सुन रहा होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट जुआन के पास आते हैं और मर होता है वो सबको दिखाई देने लगता है। ये देखकर प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ साथ उसकी बहन भी डरने लगती है। इसके बाद जुआन फिर से मैसेज करता है और चुटकी बचाता है। उसकी एक चुटकी पे प्रेसिडेंट टीमर को वॉमिट करते हुए अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जुआन उसे कहता है कि अब तुम 80 साल से 100 साल तक भी जी सकते हो। प्रेसिडेंट भी अब महसूस कर रहा होता है कि जो उसके सर में दर्द था वो भी गायब हो चुका है, लेकिन ये दोनों लड़कियां अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं कर रही होती हैं कि प्रेसिडेंट पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इसके बाद जुआन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने तो उनकी दूसरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं की। इसके बाद वो फिर से मैसेज करता है और एक सुनहरी सी रोशनी प्रेसिडेंट की वाइफ में चली जाती है। प्रेसिडेंट की वाइफ इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो वांग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पेट से एक छोटे से बच्चे की आवाज भी आने लगती है, जो कि ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी जुआन हवा से भी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगता है और इस चीज को प्रेसिडेंट की वाइफ की जो सिस्टर होती है वो, और जैसे पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, मैंने अपने ट्यूमर को अपनी बॉडी से वॉमिट करते हुए बाहर निकाल दिया है और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। अब तो जून और फादर इन लॉ दोनों ही और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जून को ऐसा लगता है कि शायद प्रेसिडेंट पागल हो गया है, इसीलिए वो उसे समझाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें समझाता है और कहता है कि मेरी बातों पे भरोसा करो। लोई भी दोनों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि ये सारी चीजें मेरी आंखों के सामने हुई है, इसलिए मैं भी इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं। जून डॉक्टर भी प्रेसिडेंट से पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये सारी चीजें कैसे की, लेकिन जून को अभी भी इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं होता है। और तभी सामने से नर्स दो छोटे छोटे बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और बाहर आने पे उन बच्चों से तेज सी रोशनी बाहर निकलती है, जिस वजह से नर्स का ध्यान भटकता है और दोनों ही बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों ही बच्चों के अंदर से तेज सी सुनहरी रोशनी बाहर निकल रही थी। दोनों ही बच्चे जैसे ही नीचे गिरते हैं सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन अचानक से वो दोनों बच्चे बहुत ही तेजी के साथ बड़े होने लगते हैं और देखते ही देखते ये न्यू बॉर्न बेबी 1-2 साल के बच्चे का रूप ले लेते हैं, जिसे देखकर तो सभी लोग समझ जाते हैं कि सच में वो चमत्कारी पर्सन था जिसने ये सारी चीजें की। इसके बाद तभी इनमें से एक स्टूडेंट सामने आता है और कहता है कि पहले मौका मुझे दो। इसके बाद वो सबके सामने आता है और अपने पैंट के अंदर से एक छड़ी को बाहर निकालता है और सबके सामने हेवनली मास्टर बनने का ढोंग करने लगता है और कहता है कि मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि ट्रेनिंग के साथ जादुई शक्तियों का यूज किस तरीके से किया जाता है। ये सुनकर तो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार जादुई शक्तियाँ इतने पास से देखने का मौका मिला था। लेकिन जब जुआन उस स्टूडेंट को देखता है तब उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वो सोचता है कि आखिर हेवनली मास्टर कब पृथ्वी पर आ गए और इस स्टूडेंट के अंदर से मुझे कुछ ऊर्जा महसूस क्यों नहीं हो रही है। तभी वह स्टूडेंट अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देता है और एक पत्थर हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर तो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन जुआन को ये सारी चीजें सही नहीं लगती है, इसलिए वो सारी चीजें बीच में ही रोक देता है और फिर वो एक दूसरे स्टूडेंट के पास जाता है जिसने अपने कपड़े के अंदर एक बहुत ही बड़ा चुंबक छुपा कर रखा होता है, जिससे ये दोनों मिलकर यहाँ पे मैजिक करने की कोशिश कर रहे थे। जब जुआन इस स्टूडेंट के नकली जादू को पकड़ता है तो सभी लोग इसे नकली कहकर इसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी ये लड़का सबको शांत करता है और कहता है कि तुम सबको क्या लगता है कि सच में कोई जादू होता है? सच में कोई भी जादू नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो वो साइंस होता है और साइंस के थ्रू हम कोई भी मैजिक कर सकते हैं। ये सुनकर तो यहाँ के कुछ स्टूडेंट को इसकी बातों पे रियलाइज होता है और वो इसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। लेकिन तभी जुआन सामने आता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस का यूज करके हम कुछ मैजिक तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में मैजिक सच में होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं और मैं आप सबके सामने अभी कुछ मैजिक करके दिखाता हूँ। जो कि ये सुनकर सभी लोग इस पे हंसने लगते हैं। जुआन सबसे कहता है कि आप सब देख ही रहे हो कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो चलो मैं मैजिक करता हूँ और यहाँ पे बारिश हिलाकर आप सबको विश्वास दिला देता हूँ कि सच में जादू होता है या फिर नहीं। ऐसा कहते हुए वो जमीन से एक छोटे से पत्थर
को निकालता है और एक सर्कल बनाने के साथ उसमें कुछ करने लगता है। मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। इसके बाद वो जुआन से कहती है कि अगर तुम बारिश करा रहे हो तो थोड़ा तूफान भी ला दो ना, ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये सुनकर जुआन कहता है कि तो फिर मैं भवंडर ला दूं, क्या ये तुम्हारे लिए रोमांचक होगा। कुछ स्टूडेंट को तो ऐसा लग रहा होता है कि जुआन सच में मैजिक कर सकता है, इसलिए वो शांत होकर सारी चीजें देख रहे होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें जुआन पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो जुआन से शर्त लगाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये सारी चीजें करने में सक्सेसफुल रहे तो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, लेकिन तुम अगर हार जाती हो तो हमारे जूते को तुम्हें चाटना होगा। ये सुनकर जुआन कहता है कि ऐसा क्या, मैंने सुना था कि सुंदर लड़कियां अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रूर होती हैं, एक जहरीले सांप की तरह। वैसे मैं अगर तुम्हें रेटिंग दूं तो तुम्हें 10 में मैं 3 ही दूंगा। ये सुनकर तो यू को अपने दोस्त के लिए काफी गुस्सा आता है। तभी जुआन उसे कहता है कि जिस तरीके से उसने मुझे कहा, मैं भी कहता हूँ कि अगर वो ये हार जाती है तो इसे जानवरों की तरह आवाज निकालना होगा, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरीके से जानवर ही है। ये सुनकर फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है तुम अपना काम स्टार्ट करो। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट भी जुआन से कहने लगता है कि आखिर तुम कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, अगर तुम बारिश कराने वाले हो तो जल्दी से बारिश कराओ ना। ये सुनकर जुआन अपने काम को स्टार्ट कर देता है। वो उस सर्कल में खड़ा होते हुए अपने मैजिक का यूज करने लगता है और कुछ जादुई मंत्र बोलने लगता है। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे तूफान सा क्रिएट होने लगता है, जिसे देखकर सभी को एक पल के लिए जुआन पे भरोसा होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक पर्सन 2 चलते हुए बड़े पंखों को लेकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले जो तूफान क्रिएट हुआ था वो इस पंखे की वजह से हुआ था, ना कि जुआन के जादुई मंत्र पढ़ने की वजह से हुआ था। इसीलिए सभी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि अब तुम्हें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा होगा कि तुम सामने आकर हमसे माफी मांग लो। लेकिन जुआन उन्हें कुछ देर और रुकने के लिए कहता है और कहता है कि बारिश बहुत ही जल्द होने ही वाली है। लेकिन कोई भी इस पे भरोसा नहीं करता है। जो यू की फ्रेंड होती है वो कुछ लड़कों को आगे भेजती है जुआन को फोर्सफुली माफी मंगवाने के लिए। लेकिन जैसे ये लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के अंदर खूब तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाता है। बारिश को देखते हुए जितने भी जूनियर्स होते हैं वो जुआन पे भरोसा करने लगते हैं और वो कहते हैं कि जुआन सच में बारिश करा सकता है, वो सच में मैजिक करा सकता है और मैजिक सच में दुनिया में होती है। लेकिन जितने भी सीनियर्स होते हैं जिन्होंने जुआन के साथ शर्त लगाया होता है, वो बारिश देखने के बाद भी इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जुआन ने यहाँ पे कोई ना कोई चाल बिछाई है जिसकी वजह से बारिश हो रही है। इसीलिए जुआन जब उन लोगों से कहता है कि शर्त के मुताबिक आप अपने काम को पूरा करके दिखाओ, तब कोई भी इस काम को पूरा करने के लिए नहीं कहता है। वो कहता है कि हमें विश्वास नहीं है कि तुमने इस बारिश को कराया है, हम चाहते हैं कि तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो कि बिल्कुल भी असंभव हो, और तभी हम तुम्हारे बात पे भरोसा करेंगे, क्योंकि बारिश कराना ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है और हमें इस बात पे भरोसा नहीं है। तो सीनियर्स के ऊपर दबाव आने लगता है कि उन्हें जुआन के सामने झुकना होगा। लेकिन सीनियर्स जो कि किसी के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए जुआन से कहते हैं कि इस बार ये सारी चीज जाने दो। लेकिन जुआन इन सबको इतनी आसानी से जाने देने का नाम ही नहीं लेता है। वो कहता है कि अगर शर्त लगाई है तो उसे पूरी करनी होगी, और अगर तुम सबको ऐसा लग रहा है कि ये बारिश नकली है, मैं वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बारिश नहीं करा सकता हूँ, तो मैं कुछ और भी अब नॉर्मल चीजें करके तुम सबको दिखा सकता हूँ, जैसा कि मैं इन बारिश की बूंदों को रोक कर दिखा सकता हूँ। ये सुनकर तो सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक बार तुम्हारा तुक्का लग गया तो क्या हर बार तुम ऐसे ही जीत हासिल कर लोगे, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ये सुनने ही रुक जाती हैं। ये देखकर तो जूनियर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सीनियर ये सारी चीजें देखने के बाद भी इस बात पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें अब भी लगभग जुआन मैजिक करता है और जो लड़के हवा में उड़ रहे थे वो वापस से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सीनियर्स जुआन पे अब भी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कोई ना कोई काला जादू कर रहे हो, जल्दी से बताओ कि तुम ये सारी चीजें कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें नकली है। अब तो जुआन इतनी सारी चीजें करने के बाद भी थक गया होता है और कहता है कि अब मैं तुम सबको और भी शुद्ध सफाई नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये सुनकर वो कहता है कि तुम सारे के सारे पागल हो। ये सुनकर सीनियर्स कहते हैं कि हम पागल नहीं है, तुम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और न ही अपने आप को भगवान कह सकते हो, तुम हमारे तरह ही एक आम पर्सन हो और तुम ये सारी चीजें किसी और के थ्रू करा रहे हो, इसीलिए हम तुम्हारे बातों पे भरोसा नहीं करेंगे और हम हारे भी नहीं है, इसलिए माफी भी नहीं मांगेंगे। लेकिन जुआन उस पर दबाव डालने लगता है, इस वजह से सीनियर उसे सॉरी बोलता है और तभी सूसी भी यहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी सूसी की तरफ भागते हैं और उसे चेक करते हैं। सूसी की धड़कनें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती है और कुछ देर के अंदर यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे आकर सूसी की जांच करते हैं और फिर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इसे अभी हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से इसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और अब ये मर चुकी है। ये सुनकर तो यू को बड़ा सा सदमा लगता है और वो सीधे नीचे गिर जाती है, क्योंकि सूसी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी जुआन भी सामने आता है और जैसे वो सूसी को अपनी जादुई आंखों से देखता है, वो देखता है कि इसकी धड़कनें अभी धीरे धीरे काम कर रही है, मतलब कि अभी भी सूसी को बचाया जा सकता है। जैसे ये बातें वो सबके सामने कहता है, सभी लोग एक बार फिर से उसे जज करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपने आप को सच में भगवान समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती हो? डॉक्टर्स भी उसे कह रहे होते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो मर चुकी है और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। अच्छा होगा कि तुम इस माहौल में इस तरीके की बातें करके लोगों को
दुख ना पहुंचाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके अपने हैं और तुम्हारी बातों से उन्हें चोट पहुंच सकती है। ये सुनकर जुआन डॉक्टर से कहता है कि अगर आप इसका इलाज नहीं कर सकती हो तो ये मत कहो कि कोई भी इसका इलाज नहीं कर सकता है, मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। ये सुनकर यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जुआन को शांत करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे और भी तमाशा नहीं देखना चाहती हूँ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जुआन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो सूसी की जान बचाने में लग जाता है। वो अपनी शक्तियों का यूज करता है और वो सूसी के ऊपर डालता है, जिससे कि सूसी आसमान में तैरने लगती है। सभी लोग ये अद्भुत नजारा देख पा रहे होते हैं और जुआन सूसी को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ होता है। लेकिन अभी जो पागल सीनियर्स होते हैं, इतना सब कुछ देखने के बाद भी उन्हें जुआन की जादुई शक्तियों पे भरोसा नहीं होता है। वो तो अभी भी जुआन को जज कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जुआन यहाँ पे अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब यू अपने दोस्त को इस तरीके से हवा में लटकते हुए देखकर काफी वॉरिड हो रही होती है और जुआन को उसे नीचे लाने के लिए कहती है, इसलिए जुआन उसे नीचे लाता है। यू जुआन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मेरी दोस्त के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। जुआन कहता है कि मैं तो उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही मारने की कोशिश में लगी हुई हो। धीरे धीरे वो अपनी कई सारी शक्तियों का यूज करके सूसी की जान बचाने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जुआन को अभी भी जज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम महान बनने का नाटक कब तक करोगे? अगर तुमने उसे ठीक कर दिया है, उसे पुनर्जीवित कर दिया है, तो आखिर वो खड़ा क्यों नहीं हो रही है? वो हमसे बातें क्यों नहीं कर रही है? ये सुनकर जुआन कहता है कि मैं सूसी को पुनर्जीवित करने में लगा हूँ, ना कि मैं कोई खाना बनाने में लगा हूँ जो कि पलक झपकते तुम्हें खाना तुम्हारे सामने परोस दूं। इसीलिए जो भी हो रहा है वो शांति से देखो। ऐसा कहने के बाद वो कुछ और चीजें करने लगता है और कहता है कि आप अब से 30 सेकंड के बाद वो जाग जाएगी। लेकिन अभी भी कोई भी जुआन को छोड़ने वाला नहीं था। वो अभी भी जुआन को कड़वी कड़वी बातें सुना रहे होते हैं, लेकिन जुआन उनमें से किसी भी स्टूडेंट के बातों का जवाब नहीं देता है। वो तो सूसी की जान बचाने में लगा होता है और वो देखता है कि धीरे धीरे टाइम खत्म होने लगा है, इसीलिए वो उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है। इसकी ये सारी चीजें देखकर यहाँ के लोग जुआन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और जैसे वो जुआन की इन सारी चीजों की हरकतों के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जुआन एक बार फिर से एक और मैजिक करता है, जिस वजह से जुआन की बॉडी से एक तेज सी सुनहरी रोशनी निकलती है और आसमान में जाने लगती है। जुआन के चारों तरफ एक एनर्जी का सर्कल भी बन जाता है और वो अपनी शक्तियों का यूज कर रहा होता है। जब आसपास के स्टूडेंट जुआन को इस तरीके से देखते हैं तब वो काफी हैरान होते हैं और तभी आसमान में शांति की देवी दिखाई देती है, जिससे जुआन उसे पुनर्जीवित करने की बात करता है। तब वो देवी अपने पास से एक जादुई पत्ती निकालती है, जिसकी एक बूंदे वो सूसी के ऊपर डालती है, जिस वजह से सूसी का पूरा बॉडी चमकने लगता है। थोड़ी देर के बाद उस जादुई पत्ती से वो कुछ और बूंदे जमीन पर डालती है और जुआन से कहती है कि अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती हैं, तुम्हें सबको एक साथ देखना होगा। ये सुनकर जुआन को समझ में नहीं आता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे काफी सारे भूत आ जाते हैं, जिन्हें स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो डरने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि शायद ये यूनिवर्सिटी किसी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, इसलिए अचानक से यहाँ पे इतने सारे भूत आ गए। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो सारे के सारे आत्मा गायब हो जाते हैं। तब इसका भी बिलम ये सारे के सारे लोग जुआन के ऊपर ही डाल देते हैं और कहते हैं कि इतना समय हो गया लेकिन फिर भी तुम अब सूसी को ठीक नहीं कर पाए हो। डॉक्टर भी काफी मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही है। लेकिन तभी जुआन फिर से मैजिक करता है और इस बार सूसी उठ खड़ी होती है। जब वो अचानक से इनके सामने खड़ी हो जाती है, सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो? तब सूसी कहती है कि मुझे क्या हुआ, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। ये सुनकर यू उसे कहती है कि सभी लोग तुम्हें इस तरीके से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम थोड़ी देर पहले मर गई थी। ये सुनकर तो सूसी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सब पागल हो गए हो? जितने भी जूनियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि हमने पहली बार किसी इंसान को पुनर्जीवित होते हुए देखा है और ये सारी चीजें हमारे आंखों के सामने हुई है। सच में जुआन सच में कोई भगवान है। जो सीनियर लड़का होता है वो इन सारी बातों को इस तरीके से देखने के बाद भी इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहता था और वो कहता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। यू तो अपने फ्रेंड को चारों तरफ से घुमा घुमा कर देख रही होती है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है या फिर इसमें भी कोई चाल है। लेकिन तभी जुआन सोचता है कि लगता है कि मैंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया, इसीलिए सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस है। क्या मेरी होने वाली पत्नी भी इन सारी चीजों को देखकर मुझसे इम्प्रेस हो गई होगी? जैसे वो इसके बारे में यू से बात करने वाला होता है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो जुआन को झूठा ठहराने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने यहाँ पे मरने का नाटक किया था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी पर्सन पैदा नहीं हुआ है जो कि किसी मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है। ऐसा डॉक्टर इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे इस बात पे भरोसा नहीं करना था कि उसके अलावा कोई और भी किसी इंसान की जान बचा सकता है। इसीलिए वो सबके सामने जुआन को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करने लगती है और जो सीनियर लड़का होता है उसे भी ये सारी चीजें उसके मुताबिक सही लगती है, इसीलिए वो भी डॉक्टर का साथ देने लगता है। सभी मिलकर जुआन को एक बार फिर से इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए कितना झूठ बोल सकता है और वो लोगों को अपनी बातों में फंसाने के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ये सुनकर यू भी इन्हीं लोगों की बातों में आने लगती है। डॉक्टर सबको समझाती है और कहती है कि चमत्कार जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, अगर कुछ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंस होती है। इस तरीके से ये लड़का हम सबको बेवकूफ
बेवकूफ बना रहा है, अच्छा होगा कि हमें इसकी बातों में नहीं फंसना चाहिए। इसकी बातें सुनकर यू को ऐसा लगता है कि जुआन एक बार फिर से उसका अटेंशन क्रैक करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, इसलिए उसके मुंह में जो कुछ भी आता है वो उसे बोलती जाती है, जिसे जुआन उसे अपने आप को साबित करने के लिए रोकता है और उसे बातों बातों में ही पत्नी कह देता है, जो कि सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि क्या ये बात सच है, जो कि ये चीज यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो जुआन से कहता है कि सबको एक्सप्लेन करो कि हमारे बीच में क्या है और क्या नहीं है। अब सभी लोग तो यू और जुआन के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसे सुनकर जुआन को भी अच्छा नहीं लगता है। वो सबको शांत करता है और कहता है कि यू मेरी पत्नी है। यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जुआन उसे अपनी पत्नी बोले, इसलिए वो उसे मना करती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, आखिर हमारी शादी कब तय हो गई थी, जरा मुझे इन सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करो। तो ये सुनकर जुआन कहता है कि ठीक है, और इसके बाद वो सबको बताता है कि इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी और दोनों को प्यार का लॉकेट भी दिया गया था। ऐसा कहते हुए वो यू के गले की तरफ इशारा करता है। यू भी अपना लॉकेट बाहर निकालती है। इसके बाद जुआन अपना लॉकेट बाहर निकालता है। जैसे जुआन का लॉकेट बाहर आता है, यू का जो गले का लॉकेट होता है वो खुद ब खुद जादुई तरीके से जुआन के लॉकेट के पास चला जाता है। इसके बाद जैसे ही दोनों लॉकेट आपस में जुड़ती हैं, उनमें से एक तेज सी रोशनी निकलती है और आसमान की तरफ जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम लुई को देखते हैं, जो कि जुआन से मिलने के लिए उसे यूनिवर्स कर देता है और तभी सीनियर लड़का सामने आता है और कहता है कि इस तरीके का जादू तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर उसके जैसी लड़की को लाइफ पार्टनर बनाना हो। तभी सुसी भी सामने आती है और कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है कि यू हमारे कॉलेज की सबसे टॉप स्टूडेंट में से एक है, यही नहीं वो चाइना के सबसे रिच फैमिली वैंग फैमिली से आती है, इसीलिए तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए इसे पटाने के बारे में ऐसी हरकतें करना छोड़ दो। यू भी जुआन से कहती है कि तुमने मुझे पटाने की बहुत ही अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं इस तरीके से तुमसे पटने वाली नहीं हूँ, अच्छा होगा कि तुम किसी और लड़की को इन सारी चीजों का झांसा देकर उसे पटाओ और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जुआन यू को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे हर बात सच बोल रहा है, वो उसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन यू तो जुआन के किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रही होती है। वो जुआन से कहती है कि अगर मेरी फैमिली ने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय की थी तो वो बचपन में की थी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने सारे डिसीजन खुद से ले सकती हूँ और मुझे पता है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, इसीलिए तुम मुझ पे ये सारी चीजें मत थोपो कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अच्छा होगा कि मैं जिस तरीके से तुमसे अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ, तुम भी अपना रिश्ता मुझसे तोड़ दो और अपने लाइफ में किसी और लड़की को ढूंढो। जुआन ये सुनकर कहता है कि जितना तुम ये सारी चीजें को इजी समझ रही हो, उतना ये सारी चीजें इजी नहीं है। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए कि तुम्हारी शादी आखिर क्यों मेरे साथ तय की गई थी, और वो भी बचपन में, क्योंकि ये 21वीं सदी है और तुम्हारे पेरेंट्स भी काफी ज्यादा रिच हैं, तो आखिर उन्हें कौन सी परेशानी आई होगी जिन्होंने ये डिसीजन लिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारा ये जादुई ताबीज करता है और ये जादुई ताबीज मुझसे जुड़ा हुआ है इस शादी के बंधन से, इसलिए अगर तुम इस ताबीज को अपने पास से दूर कर देती हो, मुझसे शादी तोड़ देती हो, तो तुम्हारे भाग्य में बहुत सी बुरी चीजें आएंगी। इसीलिए तुम्हें अपने पास हमेशा मुझे और इस ताबीज को रखना चाहिए, जो कि तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हारे भाग्य को अच्छा बनाएगा। लेकिन यू पागल लड़की अभी भी जुआन के किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देती है और तभी जुआन अपनी मैजिक आई से देखता है कि किस तरीके से उसके प्यार का रिश्ता और जादुई ताबीज यू की सुरक्षा कर रही है। वो देख पा रहा होता है कि यू का भाग्य कितना ज्यादा खराब है और उसके आसपास कितनी सारी बुरी आत्माएं हैं जो कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास ही खड़ी हैं। लेकिन वो यू को समझा नहीं पा रहा होता है और यू अपने दोस्तों की बातों में आकर उस ताबीज के साथ बहुत ही गलत करती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि इस ताबीज ने मेरी जान बचाई है और ये मेरी सुरक्षा करता है, तो मैं साबित कर देती हूँ कि इस ताबीज से मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कहने के बाद वो ताबीज को खोलती है और सबके सामने उसे फाड़ते हुए फेंक देती है और अपने आप को कूल दिखाने लगती है। लेकिन जुआन देखता है कि जैसे यू उस ताबीज को फाड़ती है, उसका जो सुरक्षा कवच होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है। इधर यू इन सारी चीजों से बहुत ही अनजान होती है और काफी खुश होती है और कहती है कि देखो अभी भी मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे मौसम बदलने लगते हैं, बादल और बहुत से बुरे भूत आ जाते हैं जो कि सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहे होते हैं। इतने सारे भूत को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और तभी एक ठरकी भूत की नजर यू पे पहुँचती है, जो कि भागते हुए यू की भूतों को जलाकर खत्म कर देता है। सब कुछ ऐसे शांत हो जाता है कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक से यू की बुरी किस्मत सामने आ जाती है और अचानक से चोट लगने की वजह से यू को ब्लीडिंग होने लगता है। ये देखकर सुसी यू के पास आती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बाकी स्टूडेंट से कहने लगती है। सभी स्टूडेंट कहते हैं कि डॉक्टर तो गुस्से में यहाँ से चली गई है। फिर यू सारे का सारा ब्लेम जुआन पे डालते हुए कहती है कि तुम्हारे श्राप की वजह से ये सब हो रहा है, तुमने मुझे श्राप दिया है। ये सुनकर जुआन इसे समझाता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था।
इसलिए अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती है। तभी सीनियर स्टूडेंट सामने आता है और कहता है कि बुरी किस्मत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ऐसा कहते हुए वो जैसे सामने बढ़ता है किसी चीज से वो बाई चांस टकराने से बचता है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और इसका भी वो जिम्मेदार जुआन को ठहरा देता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये सारी चीजें हरकतें कर रहे हो। लेकिन जुआन उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारी भी किस्मत कुछ खास नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ भी इसमें कुछ गलत हो सकता है। लेकिन सीनियर स्टूडेंट उसकी बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसके पैरों के नीचे बॉल आ जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर से भी ब्लड आने लगता है। और सीनियर स्टूडेंट गुस्से में उससे कहता है कि ये सच में श्राप देता है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सभी स्टूडेंट जुआन के बारे में गलत सलत बोल रहे होते हैं और तभी यहाँ पे लुई आ जाती है और सबको शांत करते हुए वो यू के पास जाती है। तब यू जुआन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इस पर्सन ने मुझे श्राप दे दिया है, उसके बाद मेरे साथ बुरी बुरी चीजें हो रही हैं। ये सुनकर लू जुआन की तरफ देखती है। तब जुआन भी लू को पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर सुसी लुई से सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि इस पर्सन ने कहा था कि उसकी शादी यू के साथ तय की गई है और जैसे यू ने शादी को ठुकराया इस पर्सन ने इसे श्राप दे दिया है और तब से इसके साथ बुरी बुरी चीजें हो रही हैं। ये सुनकर लुई मन में सोचती है कि मास्टर जुआन तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जुआन से सामने से मिलती है और कहती है कि मास्टर जुआन हम फिर से मिल गए। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उसके साथ इतनी अच्छी तरीके से बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें हमारे साथ मिलकर इस धोखेबाज को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन लुई इनकी बातें नहीं सुनती है और कहती है कि तुम सबको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मास्टर जाक जुआन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सब बता रहे हो। और इसके बाद वो जुआन से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तब जुआन बताता है कि ये के लिए कहते हैं। तभी वाइफ उन्हें रोकती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लुई ने पहले ही उस शख्स का पता लगा लिया है और वो उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गई है। वो उसी यूनिवर्सिटी में है जिसमें आपकी बच्ची पढ़ाई करती है। ये सुनकर तो डैड थोड़े से वॉरिड होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी बेटी से मिला होगा तो मुझे काफी ज्यादा वॉरिड हो रही है। तुम सबको पता है ना कि हमारी बच्ची का नेचर कैसा है। अगर वो बाई चांस उसे बता देता है कि उसकी शादी उसे तय कर दी गई है तो यू उसके साथ किस तरीके से बिहेव करेगी। अच्छा होगा कि हमें भी यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए। इधर लुई जुआन से पूछती है कि आखिर लू के साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तब जुआन उसे बताता है कि क्योंकि इसकी बुरी किस्मत की वजह से इसे मेरे मास्टर के द्वारा एक जादुई ताबीज दी गई थी जो कि मेरे ताबीज से कनेक्ट थी, जिससे कि ये मेरी किस्मत की वजह से एक अच्छी किस्मत और एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन इसने बिना कुछ सोचे समझे उस ताबीज को फाड़ कर फेंक दिया, इसीलिए ये सारी चीजें इसके साथ हो रही हैं। ये सुनकर यू लू को समझाती है और कहती है कि इसकी बातों पे भरोसा मत करना क्योंकि ये झूठा है। लेकिन लू उसे ही डांट लगा देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी कि तुम मास्टर का अपमान करो, और वैसे भी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पिताजी आने ही वाले हैं, उनसे ही तुम डायरेक्ट बात कर लेना। ये सुनकर तो यू खुश होती है, लेकिन फिर से वो लुई से कहती है कि तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये झूठा पर्सन है और ये तुम्हें भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। और माना कि दादाजी यहाँ पे किसी दिव्य स्टूडेंट से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन वो ये नहीं हो सकता है। तभी सीनियर स्टूडेंट भी सामने आता है और कहता है कि मैं भी इस बात पे भरोसा कर लूंगा कि यहाँ पे कोई दिव्य मास्टर है, लेकिन मैं भी इस बात पे भरोसा नहीं करूंगा कि वो पर्सन ये है। यू कहती है कि अब तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हो गया, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपने फादर को बुलाकर तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन जुआन यहाँ से जाता नहीं है। तब यू अपने डैड के पास कॉल लगाती है और बताती है कि एक पर्सन ने उसे धमकाया और उसे मारा भी। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत उसके स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। और इधर यू तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर जुआन को बता रही होती है कि कुछ ही देर के अंदर उसके पिताजी आने वाले हैं और फिर वो उसके साथ क्या क्या करेंगे। और इधर लू जो कि ये सारी चीजें देख रही होती है, वो यू को देखते हुए सोचती है कि यू कितनी ज्यादा नादान है, जब उसके पिताजी आएंगे तब उसके साथ क्या करेंगे। इस बात से वो अनजान होकर वो इस तरीके से मास्टर के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। अब यू तो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी, वो अभी भी जुआन के इंसल्ट कर रही थी। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद जुआन अब साथ नहीं रहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, अच्छा है कि मैं तुम्हारे डैड को यहाँ पे बुला दूं ताकि तुम्हें मुझे धमकाना, यहाँ से बेइज्जत करके मुझे बाहर निकालना सब कुछ जल्दी में हो जाए। क्यों? यू को तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे डैड को यहाँ पे ला सकती हो तो ला दो। ये सुनकर जुआन कहता है कि हाँ अभी लाता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो मैसेज करने लगता है और दूसरी तरफ हम यू के डैड को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठे होते हैं और तभी अचानक से उनके गले में तेज सी रोशनी बाहर निकलती है। रोशनी को देखकर जैसे ये दोनों पीछे पलटकर अपने डैड को देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके डैड का गला उनकी बॉडी से बिल्कुल भी अलग हो गया है। ये देखकर तो ये शॉक्ड हो जाते हैं और जोर से चीखने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो बूढ़े का गला होता है वो उड़ते हुए इन सब के पास आ जाता है फील्ड में, जहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट्स इस बूढ़े के गले को देखते हैं वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और चीखने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के अंदर बूढ़े की बॉडी भी धीरे धीरे उनके पास आने लगती है और जुड़ने लगती है। फिर बूढ़े इंसान के हाथ भी जादुई तरीके से उड़ते हुए उसके पास आते हैं और उसके बॉडी से जुड़ जाते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे एक तेज सी रोशनी होती है और रोशनी के अंदर से बूढ़े इंसान का बेटा और उसकी वाइफ दोनों ही बाहर निकलते हैं। अब जब ये सारी चीजें स्टूडेंट देखते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और शॉक के मारे वहीं नीचे गिर जाते हैं और तभी भागते हुए
यूं भी भागते हुए अपने पिता के पास आती है और अपनी हालत को दिखाते हुए जुआन को बताती है कि इसी की वजह से मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे ही बूढ़ा इंसान गुस्से में आगे बढ़ता है और जुआन को देखता है, वो शांत हो जाता है और फिर वो अपनी बच्ची को ही डांट लगाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे पंगा ले रही हो। वह अगला उत्तराधिकारी है ताईवादी मंदिर का, मतलब कि तुम उसकी पोजीशन समझ सकती हो कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है और तुम उससे पंगा लेने चली हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से उससे माफी मांगो। ये सुनकर अब ना चाहते हुए भी यू को उससे माफी मांगनी होती है और वो सबके सामने जुआंग से माफी मांगती है। इसके बाद इसके पूरी वैंग फैमिली सामने से झुककर जुआंग का शुक्रिया अदा करती है जो कुछ भी जुआंग ने इनके परिवार के लिए किया था। अब आसपास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो कि वैंग फैमिली के बारे में जानते थे, वो तो शॉक में होते हैं कि वैंग फैमिली जब किसी के सामने झुक रही है तो वह सच में कोई पावरफुल ही पर्सन होगा। इसके बाद बूढ़ा इंसान जुआन से बात करने के लिए जुआन को अपने साथ दूसरी जगह पे लेकर जाता है और कहता है कि हमें आपसे कुछ बात करना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट उसके पास आता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसे झटक देती है और कहती है कि मुझे किसी भी पर्सन की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो किसी के पास कॉल लगाती है और प्लान बनाती है जुआन को परेशान करने के लिए, लेकिन इस चीज से सीनियर स्टूडेंट को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सभी को एक होटल में मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पे बूढ़ा अपनी सारी चीजों का शुक्रिया अदा करने के लिए जुआन को कुछ प्रॉपर्टी के पेपर देता है, जिसे देखकर जुआन काफी इम्प्रेस होता है और वो उस पेपर को ले भी लेता है। इसके बाद जुआन बूढ़े इंसान से सू फैमिली के बारे में पूछता है। बूढ़ा इंसान बताता है कि जिस फैमिली के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो वो फैमिली तो 8 साल पहले ही पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। एक बहुत ही बुरी रात आई थी जिस रात में इस परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। किसी को भी नहीं पता था कि उस रात उस परिवार के साथ क्या हुआ था। शहर इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे उभरने में भी उसे बहुत सारा साल लगा। वैसे मास्टर आप यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो? ये सुनकर जवान कहता है कि मैं यहाँ पे तो किसी रीजन से आया था, लेकिन अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी शादी जिससे तय की गई है मैं उसी से ही शादी करूंगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी तोड़ दिया। ये सुनकर बूढ़ा इंसान एक बार फिर से जवान से माफी मांगता है और कहता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो तुम्हारी शादी अपनी बेटी से ही कराता। और तभी लुई सामने आती है और कहती है कि अभी भी आपके पास एक मौका है, आप उसकी शादी मुझसे करा सकते हो। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और सभी को जुआन और अपनी शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर बूढ़ा इंसान भी एक बार जुआन से लुई के साथ शादी करने के लिए पूछ लेता है। लुई जब गणना करता है तब वो देखता है कि अगर वो उसके साथ शादी करता है तो उसकी लाइफ अच्छी होगी, इसलिए वो भी इस शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर लुई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जुआन को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। और कुछ समय के बाद वो जुआन के साथ शादी करने के बाद शादी के कार्ड को लेकर घर वापस आती है, जहाँ पे जब बूढ़ा इंसान जब ये सारी चीजें देखता है तब वो काफी ज्यादा खुश होता है। सभी इस शादी से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद लुई जुआन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाना बनाती है और ग्रैंडपा को ऑफिस भेजने की कोशिश करती है। इस चीज में प्रेसिडेंट भी उसका साथ देता है और अपने पिता को लेकर वहाँ से चला जाता है। सबके चले जाने के बाद लुई शरारती नजरों के साथ जुआन की तरफ देखने लगती है, जिसे देखते हुए जुआन डरने लगता है और लुई से छेड़ूं ऐसा कहते हुए वो उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जुआन परेशान होते हुए अपने गुरु के पास कॉल लगा देता है ताकि वो अच्छा महसूस करे, लेकिन इसके मास्टर तो इसे ही परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो जिस लड़की के साथ तुमने शादी की है वो लड़की अच्छी है। इसके बाद जुआन कहता है कि मुझे भी जाकर बात ले लेना चाहिए। इसके बाद वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। जब वो शावर लेने के बाद बाहर आता है तो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है कि उसे किस कमरे में जाकर सोना होगा। ऐसे ही देखते देखते वो एक कमरे में चला जाता है जिसका बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है और फिर वो धीरे धीरे जुआन के पास जाने लगती है। वो उसे धक्का देती है जिस वजह से वो बेड पे गिर जाता है और फिर वो उसके क्लोज जाने लगती है, जिस वजह से जुआन घबराने लगता है और वो उसे अपने पास आने से रोकता है और कहता है कि देखो मैं अब ये सारी चीजें नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन लुई तो आज उसे छोड़ने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। इसलिए जुआन अपने मैसी का यूज करता है और लुई से बचने के लिए मैसी करने के बाद उस कमरे से बाहर आ जाता है। ये रात तो कट जाती है, लेकिन अगले दिन से लुई फिर से जुआन को परेशान करने लगती है। इसलिए जुआन उसे ठीक करने के लिए उसकी एक खास इच्छा को पूरा करने का डिसीजन लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एक खास इच्छा पूरी कर सकता हूँ, उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ टाइम देना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। जुआन कहता है कि ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तब लुई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए तारे तोड़ कर लेकर आओ। ये सुनकर जुआन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, जो तुम्हें समझ में आया वही कर दो। तब वो कुछ मैजिक करते हुए एक ही पल में उसके सभी कपड़े को बदल देता है। ये देखकर तो लुई को काफी अच्छा लगता है और वो कहती है कि क्या तुम इसी तरीके से अपने कपड़े भी उतार सकते हो। ये सुनकर तो जुआन फिर से घबराने लगता है और कहता है कि अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी इच्छा ही पूरी कर दूं। ऐसा कहने के बाद वो उसकी आंखें बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना। ऐसा कहने के जुआन उसे संभाल लेता है। इसके बाद लुई इस चीज का आनंद लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। तभी उसकी नजर उसके यूनिवर्सिटी पे जाती है जिसकी तरफ और इसी मौके का फायदा उठाते हुए लुई जुआन को किस कर लेती है। अगले पल हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे लुई जुआन को देखी जा रही होती है, जिसे देखकर जुआन उसे कहता है कि क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। तब वो कहती है कि नहीं और इसके बाद वो कुछ अपने क्यूरियस वाले क्वेश्चन जुआन से पूछने लगती है और कहती है
कि क्या सच में कोई देवता होते हैं और क्या सच में कोई भूत होता है। जुआन कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तब लुई बताती है कि मैंने सुना है कि हमारा जो स्कूल है अच्छी जगह पे नहीं बना है, क्योंकि एक स्टूडेंट का कहना है कि जब वो रात में किसी रीजन की वजह से यूनिवर्सिटी में रुका हुआ था तब उसने किसी चीज की परछाई को हॉल में घूमते हुए देखा था। और दूसरे स्टूडेंट का कहना है कि जब वो अपने कबर्ड से कुछ बुक निकालने के लिए गया था तब उसने अपने कबर्ड में किसी की आंखें देखी थी। मुझे तो इन सारी चीजों से ही बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ये सुनकर जुआन उसे झूठ बोलता है और कहता है कि ऐसी चीजें नहीं होती हैं, तुम इन सारी चीजों पे ध्यान मत दो। लेकिन तभी उसे अगले ही पल याद आता है कि जब लुई ने उसे यूनिवर्सिटी दिखाई थी, तब जब उसने यूनिवर्सिटी को देखा था तब उसने देखा था कि यूनिवर्सिटी के चारों तरफ काले साए भरे हुए हैं और उन सायों से कॉलेज पूरी तरीके से भरा हुआ है। जुआन को खतरे का एहसास होता है और वो उठ खड़ा होता है। इसके बारे में वो लुई को बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि शैतान और देवता जैसी ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीजें होती हैं। मैं तुम्हें बस इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि तुम डर जाओगी। मैंने अभी अभी ध्यान दिया है कि यूनिवर्सिटी में कुछ तो गड़बड़ है, हमें जाकर उसे चेक करना होगा। अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में पहले वैंग फैमिली को बता दो। फिर वो अपनी जादुई शक्तियों का यूज करता है और उसे पता चलता है कि कॉलेज का जो रहस्य है वो वैंग फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी वो लुई से बात करता है और फिर दोनों वैंग फैमिली के पास जाते हैं। लुई कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो जुआन को आगे करती है। जुआन सामने आता है और यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बातें बूढ़े इंसान को बताता है। वह इंसान जब सारी बातें सुनता है तब वो जुआन से पूछता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर जुआन उसे बताता है कि हमें यूनिवर्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ा इंसान कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले ये स्कूल हुआ करता था, उसके बाद जब मेरी नजर इस स्कूल पे पड़ी और यहाँ के स्टूडेंट पे पड़ी, मैंने इसे यूनिवर्सिटी में बदल दिया। लेकिन इन सारी चीजों में मैं अकेला नहीं था, एक जी फैमिली थी जो हमारी मदद कर रही थी, इसलिए तुम्हें जी फैमिली का भी परमिशन लेना होगा। ये सुनकर जुआन कहता है कि हमारे पास समय नहीं है। तब बूढ़ा इंसान कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो समझ में आए वो तुम कर सकते हो, मैं जी फैमिली से बात कर लूंगा। अगले मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम शुरू हो गया होता है। स्टूडेंट दूर से ही सारी चीजें देख रहे होते हैं और तभी यहाँ पे वैंग फैमिली भी आ जाती है सारी चीजों को देखने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो कि यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे आने के बाद वो वैंग फैमिली से पूछता है कि आप यूनिवर्सिटी को क्यों तोड़ रहे हो। ये सुनकर वैंग फैमिली उसे कहती है कि हम तुम्हें कल बताना भूल गए, हम किसी रीजन की वजह से इसे तोड़ रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि आपने इसके बारे में जी फैमिली से बात की। तब वो कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही अपने काम फिर से स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे सीनियर स्टूडेंट वे आ जाता है और इनके काम को रोकने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि वो पहले से ही जुआन को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो उसके काम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो जी फैमिली की तरफ से एक डॉक्यूमेंट लेकर आया होता है और उसका कहना होता है कि जी फैमिली नहीं चाहती है कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए। प्रिंसिपल आगे आकर वे को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अभी भी तुम यहाँ के एक स्टूडेंट हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे कोई भी डिसीजन ना लो। लेकिन वे तो उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि अब आप प्रिंसिपल नहीं रहे, इसलिए आप मुझ पर हुकूमत मत चलाओ, क्योंकि मैंने जी फैमिली से आपके लिए मैंने इस यूनिवर्सिटी से आपको बाहर निकालने का पेपर लेकर आया हूँ, इसलिए अब से आप यहाँ के प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए। ऐसा कहते हुए वो डॉक्यूमेंट दिखा रहा होता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वे सामने आकर कहता है कि अगर तुम सब चाहते हो कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जुआन को सामने से आकर मुझसे माफी मांगना होगा। अगर वो मुझसे माफी मांग लेता है जो कुछ भी उसने लास्ट टाइम मेरे साथ किया था, तब आप लोग इस यूनिवर्सिटी को तोड़ सकते हो। मैं इसके बारे में जी फैमिली से बात कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे रिलेशन जी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ना ही जुआन और ना ही वैंग फैमिली इसके किसी भी शर्त को मानने के लिए रेडी होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले, और इसके बाद काम को फिर से स्टार्ट करने के लिए कह दिया जाता है। ये देखकर वे सामने आता है और मूर्ति को बचाने की कोशिश करने लगता है। तब जुआन उसे अपनी शक्तियों से एक ही बार में सबक सिखा देता है, जिस वजह से वो चोट लग जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद फिर से मूर्ति को तोड़ने का काम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काफी सारे वर्कर और मशीन को यूज करने के बाद भी वो इस मूर्ति को तोड़ नहीं पा रहे होते हैं, जिस पर वे इनका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर जुआन सामने आता है और अपने मैजिक का यूज करते हुए उस मूर्ति को कई टुकड़ों में तोड़ देता है और इसके बाद कहता है कि काम को फिर से स्टार्ट किया जाए। काम फिर से स्टार्ट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जी फैमिली का सबसे छोटा बेटा होंग सामने आ जाता है और उसके साथ होती है यू, जो कि जुआन से बहुत ही ज्यादा अब नफरत करने लगी थी। इसलिए वो जुआन को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने जी फैमिली का साथ भी ले लिया था। यहाँ पे होंग सामने आता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने की, जब इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पैसे हमारे लगे हैं। तब जुआन सामने आता है और कहता है कि ये मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी को तोड़ूं, तो मैं इसे तोड़ रहा हूँ। ये सुनकर तो होंग को गुस्सा आता है, लेकिन सिर्फ वो यू के लिए इसे एक मौका देता है और कहता है कि जुआन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ और यहाँ से जिंदा वापस जाने दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगने होंगे। लेकिन जुआन इसके सामने झुकने से और इसके सामने माफी मांगने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यू तुम बहुत ही बड़े अंधेरे में हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद होंग अपने गुंडों को सामने भेजता है जुआन को मारने के लिए, लेकिन जुआन एक ही बार में सभी गुंडों को हरा देता है और फिर एक और बार लिव यू को समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यू उसकी किसी भी बातों को नहीं सुनती है और कहती है कि तुम तो पागल हो, जो कि तुमने ऐसे बकवास लड़के से शादी कर ली है जिसका कोई भी
मौजूद नहीं है, लेकिन लुई से समझाने की कोशिश कर रही होती है कि देखो तुम गलत कर रही हो। यू अपने आप को गलत ही नहीं मानती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने इस कबाड़ से शादी कर लिया, इसके बाद मैं होंग से आराम से शादी कर सकती हूँ और मुझे अब कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये सुनकर उसके डैडू से रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका नेचर भी अच्छा नहीं है और इसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, हर दिन लड़कियां बदलती रहता है और तुम इसके साथ शादी करना चाहती हो। डैडू से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यू और भी सदा खराब कर देता है। इसके बाद वो अपना एक कदम इसकी तरफ बढ़ाता है, जिस वजह से ऐसा फोर्स बाहर निकलता है जिसकी ऊर्जा से होंग को भी नुकसान पहुंचता है। ये देखकर यू जैसे ही होंग की मदद करने के लिए उसके पास आती है, वो उसे धक्का दे देता है। फिर जुआन होंग की तरफ बढ़ने लगता है। इस बार होंग उससे डर रहा होता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं सबके सामने सच्चाई लाने जा रहा हूँ कि मैं इस जगह को आखिर तोड़ना क्यों चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपना मैजिक करने जा ही रहा होता है। तभी होंग सोचता है कि अगर ये ऐसा कर देता है तो मेरी और मेरी ग्रैंडपा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, मुझे किसी भी तरीके से इसे रोकना होगा। और फिर वो जुआन को मैजिक करने से रोकता है और ड्रामा करने लगता है कि उसे इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं है, वो सिर्फ साइंस पे ही भरोसा करता है। लेकिन जुआन उसके रोकने से रुकता नहीं है और वो अपने जादुई चक्र का यूज करता है, जिस वजह से इसके चक्र से ऐसी रोशनी निकलती है जो कि पूरे यूनिवर्सिटी में चली जाती है और चारों तरफ से रोशनी निकल रहे होते हैं। ये देखकर सबको विश्वास हो जाता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर जुआन सबसे कहता है कि देखो अपनी आंखों को खोल कर देखो, लेकिन होंग उसकी बातों में विश्वास नहीं करता है और कहता है कि तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। मैं और मेरे ग्रैंडपा इस जगह को काफी समय से संभाल रहे हैं और हमारे साथ तो कभी कुछ गलत नहीं हुआ है। जब हम इसे संभाल रहे हैं तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ गलत होना चाहिए था ना। जुआन उसकी बातें सुन रहा होता है और तभी उसकी नजर एक बार फिर से टूटे हुए मूर्ति पे जाती है, जिसके अंदर से उसे बहुत सी खतरनाक ऊर्जा का आभास होता है, जिसके बारे में वो पता करने लगता है। उसे पता चलता है कि इसके अंदर कुछ जरूर काली शक्तियों को बांध कर रखा गया है। जैसे जुआन को इसके बारे में पता चलता है वो सबको बताता है। ये सुनकर सभी इस चीज को तोड़ने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन होंग फिर से सामने आता है और रुकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जुआन उसे धक्का दे देता है। ये देखकर होंग को समझ आता है कि वो जुआन को अकेला नहीं रोक सकता है और उसकी ग्रैंडपा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वो मैसेज करके इन सारी चीजों के बारे में वो अपने ग्रैंडपा को बता देता है। और जब तक कि उसके ग्रैंडपा नहीं आ जाते हैं तब तक वो जुआन को फिर से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार जुआन उसे जाने नहीं देता है। वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उसे भी अच्छी तरीके से सबक सिखा देता है। ये देखकर यू उसे रोकने की कोशिश करती है, तब जुआन होंग को फेंक देता है और उसके बाद वो यू की तरफ बढ़ने लगता है और फिर वो उसे एक एक करके 3 थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि अभी तक तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, जिसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुमने हर बार अपने आप को मुसीबत में डाला है, जिस वजह से तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंच रहा है। तभी भागते हुए लुई यू के पास जाती है। यू को ऐसा लगता है कि शायद वो उसका साथ देगी, लेकिन वो उसे संभालने के बाद वापस जुआन के पास चली जाती है और कहती है कि जो कुछ भी कर रहे हो वो आराम से करो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। इसके बाद वो फिर से बिल्डिंग तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे होंग के ग्रैंडपा आते हैं, जो कि बिल्डिंग तोड़ने को फिर से रोक देते हैं। होंग अपने ग्रैंडपा को देखते ही जुआन की नालिश करने के लिए जाता है, लेकिन जुआन उनके सामने ही उसे फिर से सबक सिखा देता है। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस वजह से वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। दरअसल होंग और होंग के ग्रैंडपा काफी समय से इस कॉलेज के अंदर एक बुरी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऊर्जा को पाल पोस रहे थे, जिसके लिए उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में पैसे खर्च किए थे ताकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए और वो आत्मा यहाँ आने वाले स्टूडेंट का खून पीने के बाद अपने आप को शक्तिशाली बनाए। इसके बाद वो जी परिवार की हर तरीके से मदद करे, इसीलिए काफी समय से ये सारी चीजें कर रहे थे। लेकिन जियान के यहाँ पे आने के बाद और यूनिवर्सिटी तोड़ने की वजह से इनकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, इसीलिए होंग काफी समय से जियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था और अब तो सच्चाई सबके सामने भी आ गई थी। इसीलिए ग्रैंडपा इस बार डरते नहीं हैं और वो खुलकर इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने काफी समय से अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है, और तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटा सा लड़का मुझे हरा सकता है, मेरी सारी चीजों से मुझे दूर कर सकता है? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कहते हुए वो अचानक से जुआन के ऊपर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही काला धुआं साफ होता है सभी लोग देख पा रहे होते हैं कि जुआन ने अपनी शक्तियों से अपने पास एक सुरक्षा कवच बना लिया था, जिस वजह से लुई के साथ जुआन को भी कुछ भी नहीं हुआ था। आगे जुआन लुई को साइड करते हुए ग्रैंडपा पे अपनी तरफ से हमला करता है, लेकिन ग्रैंडपा के पास एक जादुई बेल होती है जिससे वो जुआन का सामना कर रहा होता है। जुआन देख रहा होता है कि उस बेल में काफी शक्तियां हैं, इसलिए वो एक समय के लिए रुक जाता है और उस बेल की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये बेल थंडर बेल है, जिसे टूटे हुए पत्थर से शक्तियां मिल रही हैं और जिस वजह से जुआन को हराने की कोशिश में लगा हुआ है। और फिर वो आसमान में मैजिक करता है और मैजिक से इनके ऊपर बिजली गिरा देता है। ये देखकर तो होंग के ग्रैंडपा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम बिजली को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तभी बूढ़ा इंसान सामने आता है और कहता है कि क्योंकि ये ताओवादी मंदिर के पर्पल मास्टर जांग जुआन है और इनके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर जैसे ये कमजोर, अगर तुम बुरी शक्तियों का साथ दोगे तो बुरी शक्तियां भी तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगी। ऐसा वो कह के हट जाता है और धीरे धीरे ये दोनों मर जाते हैं और इसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर इनकी बॉडी गलकर कंकाल का रूप ले लेती है, जिसे
जिसे देखकर सभी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लुई जॉन के लिए वॉरिड होती है। तब जॉन उससे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। इसके बाद वो सबसे कहता है कि यहाँ का मेरा काम खत्म हो गया और अब मुझे वापस जाना होगा। सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।